Good morning. स्टार्ट करें। आज हम लोग को सीखना है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का पहला टाइप, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर फेज। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर फेज। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर फेज
ठीक है। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है। सबसे पहले हम लोग सीखते हैं वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या होता है? मान लो कोई कंटेनर है, क्लोज्ड कंटेनर, इसमें किसी लिक्विड को रखते हैं। ये लिक्विड धीरे धीरे आपको वेपराइज होता है। यह लिक्विड और इसके वेपर फॉर्म के बीच में एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश, लिक्विड और वेपर के बीच में एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है और वो एंडोथर्मिक नेचर का। कैसा होता है? एंडोथर्मिक नेचर का होता है। तो इस इक्विलिब्रियम में जो केपी लिखते हैं वो आपको हो जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ, मान लो ये पी है, यही इसका जो पी है इसी को हम लोग कहते हैं वेपर प्रेशर। मतलब ये क्या है कि लिक्विड वेपर में जाएगा और वेपर और इसी के लिक्विड फॉर्म के बीच में आपस में केमिकल इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो, ये एंडोथर्मिक नेचर का होगा। और आपको वेपर का जो है प्रेशर होगा, इस वेपर का जो प्रेशर होगा, ठीक है, वो इक्विलिब्रियम केपी के बराबर होगा और इसी पी को हम लोग क्या कहते हैं? वेपर प्रेशर कहते हैं। वेपर प्रेशर का ग्राफ क्या होता है? वेपर प्रेशर डिपेंड्स ऑन या फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर। इसका डेफिनेशन लिखिएगा, इसका लिख सकते हैं ब्रीफ में। इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ द वेपर over its liquid, over its liquid, over its liquid। इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ द वेपर ओवर इट्स लिक्विड। वो कौन कौन सा फैक्टर है जो वेपर प्रेशर का अफेक्ट करता है? तो सबसे पहले लिखिए टेम्परेचर। टेम्परेचर का ग्राफ इस तरह से, वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर। ऐसा क्यों ग्राफ होता है? तो हम लोग जानते हैं कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ, जब टेम्परेचर किसी बल्क मास का बढ़ाते हैं तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी आपका बढ़ जाता है। जब टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स का बढ़ता है। और जब एवरेज काइनेटिक एनर्जी इसका बढ़ेगा, इसका वेपर में जाने का टेंडेंसी भी बढ़ता है। इसको लिखते हैं एस्केपिंग टेंडेंसी। बढ़ता है और इसी कारण से वेपर प्रेशर भी आपको बढ़ता है। क्या होता है आपको? टेम्परेचर जब बढ़ाते हैं मॉलिक्यूल का एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है और इसके कारण उसको वेपर में जाने का टेंडेंसी आपको बढ़ता है। इट इज कॉल्ड एस्केपिंग टेंडेंसी एंड देयरफॉर वेपर प्रेशर आल्सो इंक्रीजेस। ये पहला चीज। दूसरा चीज है आपको नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड, दूसरा क्या है आपको? नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड में ऐसा है कि
इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जितना ज्यादा होगा, मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जितना ज्यादा होगा, ठीक है, अट्रैक्टेड उतना ही स्ट्रांगली होंगे और इसको वेपर में जाने की टेंडेंसी उतना ही कम होगा और स्केपिंग टेंडेंसी कम होने की वजह से वेपर रिस्क भी कम होगा। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अगर ज्यादा हुआ तो स्केपिंग टेंडेंसी कम होगा और इसीलिए वेपर प्रेशर भी कम होगा। नोट कर लीजिए, ये दो चीजों पर आपको डिपेंड करता है। नोट कर लिए। अब वेपर प्रेशर, एक चीज और ध्यान रखिएगा, एक बात पर ये नहीं डिपेंड करता, खास करके दो चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। वेपर प्रेशर इज इंडिपेंडेंट ऑफ, दो चीजों से इंडिपेंडेंट होता है। पहला, सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड, मतलब इसको छोटे बड़े कंटेनर में रखते हैं कि छोटे कंटेनर में रखते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता है। ग्रेटर सरफेस एरिया और यहां पर क्या है, लोअर सरफेस एरिया, ये सरफेस एरिया पर डिपेंड नहीं। सेकंड, अमाउंट ऑफ लिक्विड टेकन, ये कितना अमाउंट लिक्विड का लिए हो कंटेनर में, इस पर भी डिपेंड नहीं करता है। अमाउंट ऑफ लिक्विड टेकन इस पर भी डिपेंड नहीं करता है, ठीक। अमाउंट ऑफ लिक्विड टेकन पर भी ये डिपेंड नहीं करता है। ये दो चीजों पर डिपेंड नहीं करता है। बढ़ते हैं। रिलेटिव lowering in vapor, relative lowering in vapor pressure, relative lowering in vapor pressure। सबसे पहले हम लोग सीखते हैं, जैसे मान लीजिए कोई लिक्विड है, ये लिक्विड आपको वेपर में जाता है,
कुछ तो इसका वेपर प्रेशर होगा। मान लेते हैं इसका वेपर प्रेशर जो है P0, let P0 be the vapor pressure of pure solvent. P0 be the vapor pressure of pure solvent. जो प्योर सॉल्वेंट है उसका ये वेपर प्रेशर। अब इसी में आप कुछ सॉलिड सॉल्यूट को आप ऐड कर, ये जिनको आपने ऐड किया है इनको कहते हैं नॉन वोलेटाइल नॉन रिएक्टिव सॉलिड सॉल्यूट। नॉन वोलेटाइल नॉन रिएक्टिव सॉलिड सॉल्यूट, ये क्या है हम इस पर चर्चा भी करने वाले हैं। इनके ऐड करने से देखिए नॉन वोलेटाइल कहते हैं कि जिनको आप बाहर से पाउडर फॉर्म में ऐड किए वो खुद वेपर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए। जिनको आप सॉलिड सॉल्यूट को भुरभुराए हुए हैं पाउडर की तरह, वो आपको खुद वेपर में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए कपूर की तरह, इसलिए नॉन वोलेटाइल है। नॉन रिएक्टिव, जो सॉलिड सब्सटेंस को आप ऐड किए हो ये सॉल्वेंट के साथ केमिकल रिएक्शन नहीं चला जाना चाहिए, ठीक है। ये दूसरी बात है नॉन रिएक्टिव। सॉलिड मतलब उसको सॉलिड रहना चाहिए, सॉल्यूट यानी कि वो कम अमाउंट में होना चाहिए, ठीक है। नॉन वोलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट को हम इसमें ऐड करते हैं। ऐसा करने से होता क्या है कि सॉलिड पार्टिकल और लिक्विड पार्टिकल के बीच का इंटरेक्शन थोड़ा मजबूत होता है और इसके कारण इन मॉलिक्यूल्स का वेपर में जाने का टेंडेंसी कम हो जाती है। और इस केस में मान लेते हैं सॉल्यूशन जो तैयार हुआ है उस समय वेपर प्रेशर PS है, लिखिए PS इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन after adding the solid। दूसरी बात PS is less than P0। ऐसा क्यों होता है? This is, अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा था, this is due to decreased escaping tendency of the vapor due to stronger intermolecular forces of the added solute added solute, ठीक है। PS is smaller than P0. Why? Because if you add non-volatile solid solute, then the interaction between the liquid particles and the solid particle increases, which decreases the tendency of liquid particles to get escaped out, ठीक है। और इसी कारण से जब उसको वेपर में जाने का टेंडेंसी आपको कम हो जाता है तो वेपर प्रेशर भी उसका कम हो जाता है। ये डिक्रीमेंट इन वेपर प्रेशर इज नॉट दैट मच, इट इज अ वेरी स्मॉल वैल्यू,
ठीक है, सॉलिड सॉल्यूट को जब आप ऐड करते हो तो इसकी वजह से वेपर प्रेशर डू चेंजेस, बट द चेंज इज वेरी स्मॉल, द चेंज इज वेरी स्मॉल। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। Therefore, RLVP क्या हो जाएगा? पहले हम लोग निकालते हैं लोअरिंग और डिक्रीमेंट इन वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा? तो शुरू में P0 था और अब हो गया PS। दिस इज द डिक्रीमेंट और लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। लेकिन हमें लोअरिंग नहीं निकालना है, हमें रिलेटिव लोअरिंग निकालना है। Therefore, RLVP, which is relative lowering in vapor pressure, is P0 minus PS by P0। कोई भी चीज का रिलेटिव वैल्यू जब हम निकालने जाते हैं तो उसका इनिशियल वैल्यू क्या है, इससे हम कैलकुलेट करते हैं। किसी भी चीज का इनिशियल वैल्यू क्या है, इसके रेस्पेक्ट में चेंज को हम कैलकुलेट करते हैं, ये आप भी जानते हैं। ठीक है, बढ़े। साइंटिस्ट एक रहे राउल्ट, एक साइंटिस्ट रहे राउल्ट, जिनका इस फील्ड में बहुत अच्छा रिसर्च रहा, एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग्स वगैरह। फ्रॉम Raoult's law, from Raoult's law, P0 minus PS by P0, P0 minus PS by P0 is equal to mole fraction of the solid। ये कहां से है? ये रिलेशन दिए थे राउल्ट ने अपने एक्सपेरिमेंट्स। एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड क्या लिख सकते हैं? n by n plus n। ये n क्या है? ये n क्या है? Where small n is the moles of solid solute added and capital Ng is the moles of solvent। कैपिटल N क्या है? सॉल्वेंट का मोल। इसको लिखा जा सकता है n by n। मुझे लिखना है, कैसे मैं लिखूं? n by n लिखने के लिए मुझे n by n plus n माइनस n लिखना होगा, ताकि ये और ये कैंसिल हो जाए। यानी कि n को रिप्रेजेंट कर रहा है P0 माइनस PS बाई n प्लस n को रिप्रेजेंट कर रहा है P0 माइनस n को रिप्रेजेंट कर रहा है P0 माइनस PS। ये मैथमेटिक्स से मैंने किया, ये सब P0 कैंसिल हो जाएगा, P0 माइनस PS बाई PS आपको आ जाएगा। Therefore, P0 minus PS by PS by N by N, N by
n by weight into m, n by weight by 1000 by m by 1000, where W क्या है? Mass of solvent in gram, mass of solvent in gram, और कैपिटल M क्या है? GMM of the solvent. ऐसा करने से आपको ये होगा कि ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, 1000 से डिवाइड कर दीजिए इन केजी, और इसीलिए इसको लिखा जा सकता है P naught minus PS by PS is equal to number of moles of solute per kg of the solvent. This is called molality. Molality into m by 1000. ये इसका डेरिवेशन होता है। नोट करिए। इस पर कोई न्यूमेरिकल करते एक न्यूमेरिकल करके देखिए तो अटेम्प्ट एक न्यूमेरिकल अटेम्प्ट लीजिए आप। कैलकुलेट weight of urea weight of urea which must be dissolved in 400 gram of water, so final solution has vapor pressure %, less than vapor pressure
ऑफ प्योर वाटर, देखिए तो कैलकुलेट करके, कैलकुलेट करके देखिए सब लोग। क्वेश्चन बनाकर आंसर दीजिए मुझे। कितना आंसर आया? कैलकुलेशन चेक करो सुमन। देखिए और कोई नहीं बना रहे हैं?
देखिए क्वेश्चन में कहा है पहले से प्योर वाटर लिया गया है, मान लीजिए इसका वेपर प्रेशर पी नॉट, ठीक है, उसमें यूरिया को ऐड कर दिया गया, और तब जो यहाँ वेपर प्रेशर है वो पी एस। फाइनल सॉल्यूशन है द वेपर प्रेशर 2% लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एंड पीएस इज 2% लेस देन, यानी कि 0.98 पी नॉट हो, इससे 2% लेस तो 0.98 पी नॉट हो। तो इसका फार्मूला होता है पी नॉट माइनस पी एस बाई पी एस इज इक्वल टू मोलालिटी बाई 1000। वैल्यू पुट करिए, पी नॉट कितना है, पी एस कितना है, पाई पी एस, मोलालिटी, मोलालिटी कैसे निकालते हैं, मान लेते हैं इसका x ग्राम लेते हैं, x ग्राम लिए, ठीक है, GMM इसका 60 होता है, 12 7 दूनी 14 दूनी 28 और 1 16 और 4 20 और 30 50, 20 और 40 60 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सॉल्वेंट का मास केजी में लिख दिया, मास ऑफ सॉल्वेंट GMM ऑफ सॉल्वेंट बाई 1000। ये 1000 आपको कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, यहां से आ जाएगा आपको x इंटू 18 बाई 60 इंटू 400, और लिख सकते हैं 1 माइनस पी नॉट के पी नॉट कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में बचेगा 0.02 और नीचे में बचेगा 0.98 x इंटू 18 बाई 60 इंटू 400, ये आपको 49 से कैंसिल, x हो जाएगा 60 इंटू 400 बाई 49 बाई 18। ये आपको आएगा, इसको आप सोल्व कर लीजिए, 60 इंटू 400 बाई 49 इंटू 18 27.2 ग्राम, कितना आएगा 27.2 ग्राम है। किसी को दिक्कत हो इसको समझने में?
एक और क्वेश्चन इसी पर करके देखिए, वन मोर क्वेश्चन। 10 ग्राम of a solute is dissolved in 80 gram of acetone. Vapor pressure of this solution is 271 mm of Hg if vapor pressure of pure acetone is 283 mm of Hg. Calculate molar mass of solute. Calculate molar mass of solute. देखिए तो करके, इसको बनाकर देखिए। निकालिए सब लोग।
यस, अभिषेक का सही आंसर आया। चलिए देखा जाए। लिखा है 10 ग्राम सॉल्यूट का लिया गया है, 80 ग्राम में घोला गया। वेपर प्रेशर सॉल्यूशन यानी पीएस दिया हुआ है और ये पी नॉट दिया हुआ है। मोलर मास सॉल्यूट का क्या होगा ये निकालना। फॉर्मूला लिखते हैं पी नॉट माइनस पी एस बाई पी एस इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू एम बाई 1000। सभी का वैल्यू पुट करिए। पी नॉट 283 माइनस 271 by 271. Molarity, mass of solute by gmm of the solute by mass of solvent in kg into acetone. acetone आपका ये होता है 1 2 3 कार्बन है, 36 और 6 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन। 36 और 6 42 और 16 58 58 by 1000। by 8x 58 ये आपका आंसर देगा 58 into 163.73। एक क्वेश्चन और करके देखिए। वेपर प्रेशर ऑफ solute solution
containing 6 gram of non-volatile solute in 180 gram of water is 20 tall. If 1 mole of water is further added into it, vapor pressure further increases by 0.02 ton. Calculate vapor pressure of pure water and molecular weight of non-volatile solute. देखिए किधर के बनाइए।
हाँ ये ठीक है, अगला बताइए। ये भी ठीक है, दोनों करेक्ट है। दोनों आंसर करेक्ट है। बनाकर देखा जाए। कुछ लोग लगता है अटेम्प्ट ही नहीं ले रहे हैं, अटेम्प्ट लीजिएगा तब ना बनेगा। जैसे हमारे पास फॉर्मूला होता है पी नॉट माइनस पी एस बाई पी एस इज इक्वल टू एन बाई एन या डब्ल्यू बाई एम, डब्ल्यू बाई एम। ये सारा चीज सॉलिड के लिए, ये सारा चीज सॉलिड। तो लिख सकते हैं डब्ल्यू बाई एम, एम बाई। पहला केस में क्या किया, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन containing 6 ग्राम of non-volatile solute in 180 ग्राम of water। शुरू में 180 ग्राम दिया हुआ है। पहला केस के लिए फार्मूला सजाइए, इज इक्वल टू ये 180 ग्राम दिया हुआ है और वाटर है इसलिए 18 लिखा है। 20 टॉ सॉल्यूशन का 20 टॉ दिया हुआ है, टी नॉट माइनस 20 बाई 20 इसको रख दिए और यहां पर आ जाएगा W 6 ग्राम दिया है और GMM कितना होता है वो नहीं दिया है। दूसरा केस, इफ 1 मोल ऑफ वाटर इज फर्दर एडेड, यानी वाटर को इस पर बढ़ा दिया गया है, वेपर प्रेशर बढ़कर इतना हो गया, देख लेते हैं T नॉट माइनस 20, पहले 20.00 टॉर था और 1 मोल वाटर डाले तो 0.02 से और बढ़ गया तो 20.02 टॉर हो गया। 20.02 टॉर बाय 20.02 टॉर, लेकिन मास ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूट वही रह गया। ये 18 ग्राम और बढ़ गया। अब इसी को आपको सोल्व करना, यहां पर वेरिएबल्स कितने हैं, वेरिएबल्स 2 है, इक्वेशन कितने हैं, 2 है। 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन सोल्व कर सकते हैं, 2 वेरिएबल्स 2 इक्वेशंस सोल्व कर सकते हैं और सुमन जो यहाँ आंसर लिखा है वो करेक्ट है। अब हम लोग थोड़ा बढ़ते हैं एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की तरफ। 2-3 न्यूमेरिकल बहुत है। एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज
ये नोट कर लिए। सॉल्यूशन नोट कर लिए। बड़े abnormal colligative properties। colligative properties क्या होते हैं? It depends on number of particles। किस चीज पर डिपेंड करता है ये? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। if a solute dissociate or associate after adding into the solvent, then the actual number of particles of the solute will be different than they were originally added। देखिए यहां पर मैंने यही लिखा है कि अगर किसी सॉल्वेंट में आप मान लो ऊपर से 100 सॉल्यूट पार्टिकल को आप ऐड किए, ये प्योर सॉल्वेंट है, मान लो इसमें आप 100 सॉल्यूट पार्टिकल को ऐड किए, अगर ये डिसोसिएट और एसोसिएट नहीं होगा, ना ही टूटा और ना ही इसके 2-3 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ा, कुछ नहीं हुआ ऐसा, तो ये 100 पार्टिकल ही इसके अंदर में रहेगा इसका, और इन 100 पार्टिकल की वजह से जो चेंज होता है सॉल्यूशन के प्रॉपर्टीज में, दैट इज कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। लेकिन लिखा हुआ है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के पहले एबनॉर्मल, यानी वो चीज जो नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल। इसमें क्या होता है, 100 सॉलिड पार्टिकल को जो आप यहां ऐड किए हो, ये यहां ऐड करके अगर हर पार्टिकल 2-2 और पार्टिकल में टूट जाए, तो एक पार्टिकल अगर 2 पार्टिकल में टूट जाए तो 100 पार्टिकल यहां जा करके 200 पार्टिकल्स बना देगा। आप कैलकुलेशन कर रहे होगे यहां 100 पार्टिकल को ध्यान में रखकर, और असली में जब ये अंदर गया है तो बाहर 100 था, लेकिन अंदर जाने पर वो 200 हो गया, तो नंबर ऑफ पार्टिकल ही चेंज कर गया, तो उसकी वजह से जो इफेक्ट होगा प्रॉपर्टी में वो भी चेंज कर जाएगा। इसी तरीके से अगर 100 पार्टिकल को आप ऐड किए हो और ये पार्टिकल्स अंदर जाके कंप्लीटली डाइमराइज कर गए, यानी 100 पार्टिकल्स मिल करके आपको 50 पार्टिकल्स बना दिए हैं, 100 पार्टिकल्स मिल करके क्या बना दिए आपको, 50 पार्टिकल्स बना दिए। तो 100 पार्टिकल्स जब आपको 50 पार्टिकल्स बना दिए हैं, तो नंबर ऑफ पार्टिकल फिर से चेंज कर गया,
और नंबर ऑफ पार्टिकल जब आपको चेंज कर जाएगा तो आपको फिर से प्रॉपर्टी में चेंज आ जाए। और अगर आप इन चेंजेस को आप अकाउंट में नहीं लेते तो कैलकुलेशन आपका गलत हो जाता है। अगर इन चेंजेस को आप कंसिडर नहीं करते हो तो कैलकुलेशन आपका गलत हो जाता है। कैलकुलेशन क्या हो जाएगा? आपको गलत हो जाएगा। बात समझ रहे हैं आप? और इसीलिए इन प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या कहते हैं? एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ये तभी होता है जब आपको सॉलिड सॉलिड पार्टिकल, ठीक है, एंड the colligative property are now called abnormal colligative properties। और इन्हीं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या कहने लगते हैं? एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। यहां पर एक फैक्टर आता है आई, जिसको कहते हैं वान डॉर्फ फैक्टर। आई का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता है और डिसोसिएशन। इन्होंने ही इस पर रिसर्च किया था। और आई का वैल्यू लेस देन 1 होता है फॉर एसोसिएशन। ग्रेटर देन 1 होता है फॉर डिसोसिएशन एंड लेस देन 1 होता है फॉर एसोसिएशन। ठीक है, ठीक है, नोट करिए इनको पहले। अब आई कहां से कैलकुलेट करते हैं? नोट कर लिए? हो गया? अब आई का वैल्यू हमें कहां से आए? तो कुछ आई का वैल्यू देखते हैं।
कैलकुलेशन ऑफ आई, कैलकुलेशन ऑफ आई, ठीक है। जैसे अगर आपको ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज का एक खासियत होता है कि ये नॉन डिसोसिएटिव होता है, और नॉन एसोसिएटिव होता है। ये ना ही डिसोसिएट करता है और ना ही एसोसिएट करता है, इसलिए आई का वैल्यू 1 होता है। आई होता क्या है? एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय ओरिजिनल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ओरिजिनली आप कितना पार्टिकल को उसमें ऐड किए थे और वो कितने पार्टिकल में आप कन्वर्ट हो गए, इसी को आई। तो ग्लूकोज ना डिसोसिएट करता है ना एसोसिएट करता है, इसीलिए जितना डालेंगे उतना ही रह जाएगा, 1 हो जाएगा। NaCl देखिए, NaCl को वाटर में ऐड करते हैं तो कंप्लीटली Na+Cl- में कन्वर्ट होता है, और इसीलिए आई हो जाएगा ऊपर में 2 और ऐड किए थे 1 मानकर, ठीक है। Ca3PO4 का होल 2, 3Ca2 प्लस 2PO4 का होल 3 माइनस 3 और 2 5, ऐड कितने को किए थे? 1। K4 FeCl का होल 6, 4K प्लस FeCl का होल 6, 4 and 1, यूरिया। ये नॉन डिसोसिएटिव होता है एंड नॉन एसोसिएटिव होता है। नोट करिए, हो गया नोट?
अल्फा क्या है आपको? अल्फा आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है और एन क्या है? n इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, मतलब number of particles to which a single original particles dissociate। मतलब अगर ये अकेला है, x एंड y पार्टिकल में जा रहा है, तो यहाँ यही x प्लस वाई यहाँ अगर अकेला ये 5 पार्टिकल में जाएगा तो 5 लिखा जाएगा, अकेला ये 9 पार्टिकल्स में गया तो 9 लिखा जाएगा। इसी को यहाँ पर n लिखा गया और n आपको किसके बराबर होता है? x प्लस वाई के बराबर होता है। हाँ बोलिए। देखिए अकेला एक पार्टिकल और कितने पार्टिकल में टूटा है, यही x प्लस वाई। ठीक है, अगर अकेला एक और 2 3 पार्टिकल में टूटा है तो 3 लिखेंगे, अकेला एक 5 पार्टिकल में टूटा है 5 लिखा जाएगा। जितने पार्टिकल में टूटेगा उतना ही वहां पर हमें लिखना हो। ठीक है, आज यहां पर रोकते हैं, कल हम लोग यहीं से आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, इसका और एग्जाम्पल वगैरह करवाएंगे, तब फिर हम लोग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इन सब की तरह आगे बढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू ऑल।